हमने प्रीवियस लेक्चर में मेक और बाय डिसीजन पढ़ा था विदाउट लिमिटिंग फैक्टर। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन विदाउट लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, उसके बाद हमने फर्दर प्रोसेसिंग का फॉर्मेट कर लिया हुआ था, तो आप जरा वो पेज निकाल ले जिस पे हमने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का फॉर्मेट किया था। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का मैंने कहा था, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ये होता है कि वो आपसे कहता है कि कंपनी जॉइंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट होने के बाद रॉ फॉर्म में बेच दे या रिफाइन करके बेचे। तो ये क्या था, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन जो हमने पढ़ा था। वेदर टू सेल, whether to sell the joint products in raw form or sell after refinement। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अगर एक कंपनी की दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, तो आपने उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग के लिए टेबल जब बनाना है तो रेलेवेंट इनकम्स में हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम आती है। वो रेलेवेंट इनकम इसमें क्या है, अगर आप रॉ फॉर्म में बेचेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा, जब आप रिफाइन करके बेचेंगे तो टोटल सेल रेवेन्यू, जितना ज़्यादा डिफरेंस निकाल लें, जितना ज़्यादा है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू रेलेवेंट है, तो वो हम निकालते हैं टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट माइनस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट। ये बात ज़हन में रखिएगा, सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स इधर भी होना है और इधर भी होना है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो ये प्राइसेस होंगी आफ्टर रिफाइनमेंट पर यूनिट सेल प्राइस ज़्यादा होगी और बिफोर रिफाइनमेंट सेल प्राइस कम होगी। अगर मैं आपको दो सेल प्राइसेस दे दूं और ये ना बताऊं कि इसमें से आफ्टर रिफाइनमेंट कौन सी है और बिफोर रिफाइनमेंट कौन सी है, तो बेटा जो प्राइस रिफाइन करने के बाद होगी ना वो ज़्यादा ही होगी, कॉमन सेंस है। बाकी ये यूनिट्स भी फ़र्क हो सकते हैं, यूनिट्स भी फ़र्क हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो आपसे कहता है रिफाइनमेंट से पहले आपके 25,000 लीटर्स या यूनिट्स हैं। जब आप रिफाइन करते हो तो रिफाइनमेंट के प्रोसेस में कुछ यूनिट ज़ाया हो जाते हैं जो आप कबाड़ में फेंक देते हो। यहाँ पे जो लेने हमने गुड यूनिट्स लेने हैं जो सेल होने हैं। कौन से लेने? तो अगर आपके 25,000 यूनिट थे, रिफाइनमेंट से पहले 25,000 ही लिखेंगे, रिफाइनमेंट के बाद वाले जो गुड यूनिट्स लिखेंगे ना आप, वो 25 नहीं होंगे क्योंकि वो तो ज़ाया हो गए, गुड यूनिट बिकने हैं। तो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो गुड यूनिट से होता है। तो अगर 25 में से 20% ज़ाया हो जाए, मेरा ख्याल है 25 में से 20% अगर ज़ाया हो जाए नॉर्मल लॉस, तो तकरीबन 5,000 बनते हैं, तो 20,000 यूनिट बिकेंगे। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? यानी प्राइस में क्या ट्रेंड पाया जाता है, बिफोर रिफाइनमेंट कम होती है, आफ्टर रिफाइनमेंट। वॉल्यूम में क्या पाया जाता है, बिफोर रिफाइनमेंट के मुकाबले में, बिफोर रिफाइनमेंट के मुकाबले में जो आफ्टर रिफाइनमेंट वॉल्यूम है वो उसके बराबर भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस की वजह से वो कम भी हो सकता है, और इवन वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर लिक्विड है। बाज़ दफ़ा होता है कि रिफाइनमेंट में आप नए केमिकल और वो लिक्विड ऐड कर रहे हैं, तो पानी में पानी डालोगे तो पानी का वॉल्यूम बढ़ सकता है। पहले वो कहे जी 25,000 लीटर था रिफाइनमेंट से पहले प्रोडक्ट जो बिक सकती है,
लेकिन जब आप रिफाइन करोगे तो बीच में कुछ और केमिकल भी डालोगे जिससे उसके लीटर 25,000 की बजाय 30,000 लीटर हो जाएगा वो। अब वो बच्चे कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? बेटा लिक्विड में लिक्विड ऐड होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है, ये कोई कैद नहीं है। यानी प्राइसेस में तो कैद है कि आफ्टर रिफाइनमेंट प्राइस विल बी हायर देन द वॉल्यूम, में कोई कैद नहीं। हाँ साइलेंट हो वॉल्यूम सेम, नॉर्मल लॉस हो आफ्टर रिफाइनमेंट के बाद वाला वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम में एडिशन बता दे, इंक्रीज बता दे कि ओवरऑल वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये फिक्रा लिखा होगा ड्यू टू रिफाइनमेंट ओवरऑल वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो फिर वो वॉल्यूम की परसेंटेज में दे देगा। तो फिर अगर वो कह दे 25,000 वॉल्यूम था बिफोर रिफाइनमेंट, लेकिन या 25,000 लीटर, ओवरऑल वॉल्यूम 20% बढ़ जाएगा तो 5,000 लीटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं, वॉल्यूम का इंक्रीज भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, तो दोनों का इफेक्ट आपने लेना है, जो मर्जी पहले ले ले जो मर्जी बाद में ले ले, आंसर विल बी सेम। ये बातें उस दिन नहीं बताई थी मैंने, ठीक है। तो ये आप प्लस माइनस करेंगे तो ये जो आपके पास आएगा इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल या एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल, एडिशनल, एक्स्ट्रा, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा या एडिशनल। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट के रेलेवेंट एक्सपेंसेस क्या थे? वो तो मैंने कहा था सारी जो भी क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग, सब आ सकते हैं। तो रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? रिफाइन करने के लिए जितना भी मटेरियल होगा, मटेरियल कॉस्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट, उसके बाद लेबर कॉस्ट, लर्निंग कर्व वगैरह भी आ सकता है इसमें, उसके अलावा वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, फिर उसके बाद जी बेटा जी जी होगी ज़्यादा बेटा, मैंने कहा या कम नहीं होगी, वो ज़्यादा ही होनी है जी। नहीं ये ज़रूरी, ये नहीं मैंने कहा वॉल्यूम का अपना इंडिपेंडेंट कम ज़्यादा होगा, ये मैंने लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा रहा, आप लॉ ऑफ डिमांड लगाने के चक्करों में पड़ गई हैं। तो आप पूछ रही हैं लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, तो वो बेटा वो वॉल्यूम का इंक्रीज, प्राइसेस का डिक्रीज, ये वो अपना अपना इंडिपेंडेंट है। तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट या इसी को इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, कोई भी एग्जिस्टिंग मटेरियल, एग्जिस्टिंग लेबर, एग्जिस्टिंग एफओएच कॉस्ट जो जॉइंट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा बनाने पे लगा है वो नहीं लेना, सेपरेट होने के बाद जो रिफाइन करने पे लगेगा वो मैंने इस तरह एक डायग्राम सी बताई थी आपको कि आपकी वो मतलब आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं पहले वो इकट्ठी बनेंगी, एक ख़ास पॉइंट के बाद वो अलहदा होगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो जब तक वो इकट्ठी बन रही हैं उस वक्त तक के तमाम एग्जिस्टिंग मटेरियल, एग्जिस्टिंग लेबर, एग्जिस्टिंग फिक्स, एग्जिस्टिंग सेलिंग वो नहीं लेनी, बल्कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जितनी एक्स्ट्रा लग रही है वो मटेरियल, रिफाइनमेंट, लेबर, वेरिएबल एफओएच, कोई भी एक्स्ट्रा पैकिंग कॉस्ट, कोई भी सेलिंग एंड मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कोई भी इसी तरह आपके रेंटल वगैरह कोई भी एक्सपेंस आपको देना पड़े या आपका कोई भी नॉन करंट एसेट यूज़ करे उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो कहेगा आपको एक मशीन चाहिए जो आप किराए पे लाएंगे तो ले लेंगे किराया। अगर वो कहता है आप एक नई मशीन किराए पे लाएंगे जिसकी लाइफ 15 साल होगी तो आप उस नई मशीन की डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, जो आई कैप मैंने कहा था 2 नंबरी लगाता है, तो वो 2 नंबरी आपको कल वाले सवाल में भी शायद नज़र आई हो। पुराने एसेट की नहीं लेनी, नए एसेट की आई कैप लेता है। तो ये अब आप ये आल्दो मैं इसको नहीं मानता लेकिन लेना है, हमने नंबर नहीं कटवाने, पेपर पास करना है, ठीक है। बाद में कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है कि रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर की होती है, कैश में पे होने वाली होती है, लेकिन वो आई कैप फिर वो कर लेता है, नए एसेट की ले लेता है, पुराने की हरगिज़ वो भी नहीं लेगा। अच्छा, इसके बाद और कुछ मेरा ख्याल है यही मोटा मोटा चीज़ें थी, या कोई भी एनी अदर कॉस्ट, एनी अदर एक्सपेंस ड्यू टू रिफाइनमेंट अगर वो बता दे। अब मैं तो एक लिस्ट फाइनल नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी,
तो बस माइनस प्लस करेंगे। अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव हो तो जिस प्रोडक्ट का नेट रिजल्ट पॉजिटिव है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग इज रिकमेंडेड। जिसमें नेगेटिव आ जाएगा आप कहेंगे फर्दर प्रोसेसिंग इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ये पढ़ा था। अब एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल करें। ये नोट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करने थे, तो वो आल्दो ये नोट्स आपको मिल सकते हैं। जब कभी आपने नोट्स डाउनलोड करने हो, ये मेरे नेट पे पड़े हुए हैं नोट्स, तो ये गूगल ड्राइव से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे भी चाहिए होते हैं, मैं वहाँ से कर लेता हूँ। ये बता रहा हूँ गूगल ड्राइव यार, ये लिंक लिख दिया है। जहाँ आप www.google.com टाइप करते हैं, वहाँ पे ये टाइप करेंगे bit.ly/CMA बाय अब्दुल अजीम, तो ये आप लिंक ओपन करेंगे। इसी तरह MFA के भी हैं, CA फाइनल में BFD भी है। तो ये सिर्फ नाम सब्जेक्ट का चेंज है, बाकी ये कॉमन है। मेरे तमाम रिसोर्सेज गूगल ड्राइव पे पड़े होते हैं, तो जो मुझे चाहिए होते हैं मैं भी खुद जाके ड्राइव से डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि सिस्टम तंग करता है। कुछ स्पेस नहीं है, कोई नो स्पेस। अच्छा जी, अब्दुल अजीम सब स्मॉल है, कोई कैप्स लॉक में नहीं है, स्मॉल लेटर। ठीक है, bit.ly/बैकस्लैश नहीं। CMA ये स्पेस नजर आ रहा है, मेरे लिखने में स्पेस कोई नहीं है। चलो भाई जवानो, आओ करें प्रैक्टिस। तो वो नोट्स को, जिनके पास डाटा शेटा, अभी तो यहाँ चलना ही नहीं मेरा ख्याल है, आपके पास डाटा नहीं चलेगा, नहीं तो वो फिर आप जब भी आपको नोट्स चाहिए हो, ना समझ आ रहा हो, तो यहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा जी, आ जाए एग्जाम्पल 1। ये तो करने वाले की ज़रूरत नहीं, ये तो कैलकुलेटर पे हो जाएगी, पढ़ ले ज़रा बस, ये नहीं करनी। हाँ जी, वो कहता है अ जॉइंट प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 पर kg। 5 रुपए पर kg पे आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, और प्रोसेस करने के बाद कितने का बेचेंगे? 20 रुपए पर kg। तो ये सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट है। ऑल्टरनेटिवली दूसरी ऑप्शन क्या है? इट कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर ₹17। तो ये रॉ प्रोडक्ट की सेल प्राइस है और ये रिफाइंड प्रोडक्ट की सेल प्राइस है। आपसे कहता है बताओ कि इसको फर्दर प्रोसेस किया जाए कि ना किया जाए। वैसे मैं पूरी डिसीजन मेकिंग में सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर एक टॉपिक है जिसको पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन निकाल के रैंकिंग करता हूं, और करना ज़रूरी है। बाकी पूरी डिसीजन मेकिंग टोटलिटी में करते हैं। पर यूनिट पे करने वाले, पर केजी पे करने वाले कई दफ़ा धोखा खा जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम एक सवाल में खाया है। तो एक टॉपिक है जिसमें पर यूनिट से मजबूरी है डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि वहाँ यूनिट्स का फैसला होना है। बाकी पूरी डिसीजन मेकिंग में फिगर्स टोटलिटी में लेके चलनी है, तो गलती का चांस कम होगा। ये बाद में कई लोगों को मसला पड़ता है, कभी सर आप पर यूनिट पे फैसला कर रहे होते हैं, कभी आप टोटल में कर रहे होते हैं। तो मैंने सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग वाला स्टेप पर यूनिट पे किया है, मजबूरी थी। अदरवाइज पूरा रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर पकड़ लें, आउटसोर्सिंग पकड़ लें, शट डाउन करवाऊंगा वो पकड़ लें, ये टॉपिक पकड़ लें। अब इस सवाल में बाई चांस डाटा ही पर केजी पे दिया हुआ है, ये भी मेरी मजबूरी बन गया है। अदरवाइज अगर डाटे में केजी कुजी दिए होते तो मैं पर केजी पे करने का हामी नहीं हूँ डिसीजन मेकिंग, बल्कि मैं तो कॉस्ट में पर केजी पे डिसीजन मेकिंग या पर यूनिट पे करता ही नहीं। हाँ, लिमिटिंग फैक्टर वाला भी टोटलिटी में हो जाता है, लेकिन वो सवाल टाइम बहुत खा जाएगा, फिर बाद में पर यूनिट पे करना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है उसको सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर को कर लें, बाकी नहीं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसी फॉर्मेट को आपने करना है। लेकिन इसमें आफ्टर प्रोसेसिंग चीज़ 20 रुपए की बिक रही है, बिफोर प्रोसेसिंग कितने की है? पर केजी पे मजबूरन आपको करना पड़ना है। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू ₹3 का आया, और कॉस्ट क्या है फर्दर प्रोसेसिंग? तो आप कहेंगे टेबल बनाएंगे प्रॉपर, तो ये नेट रिजल्ट आ गया। तो आप कहेंगे फर्दर प्रोसेसिंग इज नॉट रिकमेंडेड। अगला करें जी, एग्जाम्पल 2 करें। एग्जाम्पल 2 कहते हैं एक फर्म है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है A, B, C, और बनाने पे ज्वाइंट कॉस्ट कितनी लगाती है?
जॉइंट कॉस्ट का मतलब है ए बी जब तक इकट्ठी थी तो जो खर्चा लग चुका है, ये जॉइंट कॉस्ट मैंने कहा था ऑलरेडी लग चुकी होती है। कहता है जॉइंट कॉस्ट को जब तकसीम किया जाता है तो किस बेस पे तकसीम किया जाता है? वेट की बुनियाद पर। हमें तो उसको तकसीम करना ही नहीं, हमें तो लेना ही नहीं। कई बच्चे जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट ए बी सी में तकसीम करने लग जाते हैं, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं तकसीम करने की। क्यों नहीं करना? रेलेवेंट कॉस्ट फ्यूचर की होगी। कहता है ए एंड सी आर करंटली प्रोसेस्ड फर्दर। ए और सी को आप प्रेजेंटली प्रोसेस करके बेचते हैं। ए को जब हम बेचते हैं तो 600 टन बेचते हैं, बी और सी का कितने टन बेचते हैं? 200 टन। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इसकी नहीं दी हुई क्योंकि ये रिफाइन नहीं होता, बाकी दोनों रिफाइन होकर बिकते हैं। रेवेन्यू दिया हुआ है 1000 कॉमन लेके। कहता है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आप ये प्रोडक्ट रॉ फॉर्म में बेच सकते हैं, यानी बगैर रिफाइन किए। मैंने टेबल वैसे ही बनाना है, सवाल उल्टा दिया हुआ है। उल्टा क्या दिया है? रॉ फॉर्म में रिफाइन कर बेचने की बजाय उसमें रिफाइन करके बेचें, वो मैंने बताया था। या उल्टा सवाल क्या दिया कि प्रेजेंटली आप रिफाइन करके बेचते हैं, आप उसको रिफाइन किए बगैर बेचना चाह रहे हैं, तो रॉ फॉर्म में मैं टेबल वैसे ही बनाऊंगा। अच्छा जी, क्या है जी? अगर रॉ फॉर्म में बेचेंगे तो ये रॉ प्रोडक्ट की सेल है और ये आपकी रिफाइंड प्रोडक्ट की सेल थी, और टोटल में दिया सारा डाटा। आपसे कहता है ए और सी का फैसला करना है, बी का नहीं करना, तो बी वाला कॉलम बनाना यूजलेस है, नहीं बनाना। करो फैसला, खुद फैसला करो और बताओ कि क्या इसको रिफाइन प्रॉपर लिख लगा के क्या रिफाइन करना चाहिए कि नहीं। जल्दी करो, जल्दी, टाइम कम है। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट को रिफाइन करना चाहिए और कौन सी को रिफाइन नहीं करना चाहिए? तो आप हेडिंग देंगे इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग या इवैल्यूएशन ऑफ सेल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, बल्कि टॉपिक में जो मांगा गया है कौन सी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। हाँ जी, तो ए और सी रुपीज इन 1000 कॉमन है जी। टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर रिफाइनमेंट या आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना है? 980 और 600 माइनस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। जी, ए का 200 है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकालना है हमने, तो लिखे जी एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू क्या आता है? फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से 780। मैंने कहा था इंक्रीमेंटल चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। 640 4, ये रेलेवेंट इनकम की हेडिंग देना मैं भूल गया बीच में। चलो, रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा मेरा ख्याल है, अच्छा उसने खुद ही दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। सारी खुद ही दे दी हैं वेरिएबल कॉस्ट 800,000 और तो नेट रिजल्ट आ जाएगा ये -20 आता है। तो आप कहेंगे जी प्रोडक्ट ए की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए, इसको रॉ फॉर्म में बेच देना चाहिए, और प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस करके ही बेचना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करें, एग्जाम्पल 3। ये आपने खुद ही करनी है सारी। करें जी, करें, शाबाश, पढ़ें और इसको सॉल्व करना है आपने खुद, मैंने नहीं करवाना, ये आपने खुद करना है। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। अच्छा जी, क्वेश्चन ज़रा देखें।
आपको करने के लिए दिया, ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हुए, तो आपके लिए तो वो चीज़ें नहीं है, इसीलिए टेंशन ना लें। अगर समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी, हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ये आई कैप की बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा और इसके अंदर मिर्च मसाले डाले हुए हैं। वो जो मिर्च मसाले डाले हैं वो मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा। सेम क्वेश्चन आई कैप की बुक में है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से है। अब आप आपस में डिस्कस ना करें, जरा देख लें प्लीज। क्वेश्चन में पूछा ये था, बताएं कि JP1 को कॉमन प्रोसेसिंग के बाद रॉ फॉर्म में भेज दिया जाए, एज सुन एज इट इज प्रोड्यूस्ड, रॉ फॉर्म में भेज दें, या उसको FP1 में प्रोसेस करके रिफाइन करके बेचें। सिर्फ फैसला JP1 को FP1 में कन्वर्ट करने के मुतालिक है। बनी दूसरी भी होगी JP2 से FP2, लेकिन आपसे वो फैसला उसने डिमांड नहीं किया। कहता है अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस। कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है, 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। हाँ, ये अब लिखने का जो तरीका है, फॉर एवरी 100 किलोग्राम ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जितनी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर आप 100 केजी की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना कॉमन प्रोसेसिंग में, तो उसमें से JP1 कितने केजी बनता है? 40, और JP2 फिर बनता होगा। ये परसेंटेज लिखने का एक तरीका है। इस लाइन का मतलब आप जब भी आए, चाहे रिपोर्टिंग में आए चाहे इधर आए, ये 100 में से इतने केजी, ये 100 में से नहीं, ये परसेंटेज देने का तरीका है। उसको सीधा सीधा कहना चाहिए था, हम जितनी भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉमन प्रोसेसिंग जब कंप्लीट होती है तो उसके नतीजे में 2 प्रोडक्ट बनती हैं, JP1 और JP1 40% होता है, इसका मतलब 40 का मतलब 40% होता है, और JP2, तो मैं नॉर्मली इसकी जरा डायग्राम से बना लेता हूँ, बनानी नहीं वहाँ पेपर में। इसका मतलब है हमने जॉइंट प्रोसेसिंग जब शुरू की होगी, मटेरियल लगा होगा, लेबर लगी होगी, FOH लगा होगा, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स लगते हैं। जॉइंट प्रोसेसिंग के नतीजे में आपकी 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक का नाम है JP1 और दूसरी का नाम है JP2। 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जॉइंट प्रोसेसिंग से? 2। अब ये जो JP1 होता है, ये टोटल जितनी प्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, बल्कि मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, आप जितनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसको इनपुट कहेंगे। जितनी प्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं जॉइंट प्रोसेसिंग में, 100 केजी करोगे तो 40 ये बनेगा, मतलब 40% ये बनता है, और ये कितना बनता है? 60%। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये था, और कोई मतलब नहीं था इस लाइन का। आगे, द कॉस्ट फॉर कॉमन प्रोसेस आर, कॉमन प्रोसेस मतलब ज्वाइंट प्रोसेसिंग जब होगी तो ज्वाइंट प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है? 200 रुपए पर 100 किलोग्राम ऑफ इनपुट। तो ये 200 रुपए पर 100 किलोग्राम, तो 1 केजी का क्या बना? 2 रुपए पर केजी का खर्चा। अभी तक केजी नहीं पता टोटल, ये 100 केजी नहीं है टोटल, टोटल ज्यादा ही बनाते होंगे। तो 2 रुपए पर केजी का खर्चा है ज्वाइंट प्रोसेसिंग में। 200 रुपए को 100 पे डिवाइड करके 2 रुपीज पर केजी ऑफ इनपुट, वो इनपुट पीछे जो होगी। आगे बस खत्म। कहते हैं हाँ, कहते हैं JP2 इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बट JP1 कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और कैन बी सोल्ड आफ्टर। यानी ये तो इधर ही बिक जाती है रॉ फॉर्म में। इसके बारे में आपके पास है, या इसको रॉ पे सेल कर दें, या इसको रिफाइन करके FP1 बना के फिर सेल करें। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें आपको रिफाइन करने का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, और जब वो फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी तो उसके बाद आपकी कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? FP1। कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? जैसे मैंने वहां बॉक्स बनाया था ना जॉइंट प्रोसेसिंग के लिए, वैसे ही मैंने यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग जानबूझ के एक बॉक्स समझाने के लिए बनाया। आगे चलें, क्या कहता है? यहां तक किसी को कोई मसला?
समझ आ गया सवाल क्या है? डायग्राम से सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, बनानी नहीं। वहां आगे कहता है JP1 कैन बी सोल्ड फॉर ₹5 पर किलोग्राम एंड JP2 का तो डाटा इग्नोर करें, हमें मांगा ही नहीं हुआ JP2 का। तो JP1 कितने का बिक सकता है रॉ फॉर्म में? रॉ का नाम JP1 है, रिफाइंड प्रोडक्ट का नाम FP1 है। JP1 कितने का बिक सकता है? ये उसकी ₹5 सेल प्राइस आ गई। रॉ प्रोडक्ट की सेल प्राइस है ₹5 पर केजी। आगे ऑल्टरनेटिवली, ऑप्शन 2 को कहते हैं ऑल्टरनेटिवली का मतलब है अगर उसको रॉ फॉर्म में ना बेचा जाए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? JP1 कैन बी प्रोसेस फर्दर टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट FP1। ठीक है, वो बात समझ आ गई। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3। रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक हम क्योंकि इस पॉइंट से आगे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो जो पिछली कॉस्ट है वो रेलेवेंट ही नहीं, क्योंकि हम इससे आगे की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, पीछे की नहीं कर रहे कि ज्वाइंट प्रोसेसिंग करें या ना करें। ये फैसला नहीं है बेटा, ये भी आ सकता है लेकिन ये टॉपिक से हट जाएगा। वो टॉपिक ये वो तो आम रेलेवेंट कॉस्टिंग ही पढ़ाएगा, वो आपको आ सकता है बताओ ज्वाइंट प्रोसेसिंग करें या ना करें। अब आप कहेंगे ये तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल वाकई नहीं पढ़ा, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग तो पढ़ी है। तो जब भी कोई ऐसा उल्टा सीधा डिसीजन आ जाए जो आपने किताब में या मेरी क्लास में नहीं पढ़ा तो आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी है। रेलेवेंट इनकम माइनस क्या करने हैं, जो रकम समझ आए लिख देना, जो ना आए तो छोड़ दो, कोई नहीं, लेकिन आपको फिर भी नंबर कुछ ना कुछ मिलते जाएंगे। हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो ये है कि जब प्रोडक्ट सेपरेट हो गई तो JP1 को रिफाइन करके FP1 में बेचें या ना बेचे, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। आगे चलो, कहता है ₹3 की वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट टोटल 40,000 है, लेकिन उसमें से 32,000 रुपए की डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो हमने तो रेलेवेंट जो लिखनी होती है वो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट लिखनी होती है, टोटल नहीं। तो 32,000 रेलेवेंट है। अगर किसी ने पढ़ने में 40,000 को रेलेवेंट समझा है तो वो गलत है बच्चा। फिक्स कॉस्ट 40 है, लेकिन उसमें से आउट ऑफ विच का मतलब होता है उस 40 में से, आउट ऑफ विच मींस फ्रॉम दैट 40,000 32,000 रेलेवेंट है। रेलेवेंट कॉस्ट दो नामों से आ रही है, या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल या इंक्रीमेंटल के नाम से, बाकी फिर जर्नल होगी। बाकी कहता है रिमेनिंग 8,000 वुड बी अपॉर्शनमेंट, वो ठीक है, ये रेलेवेंट है। फर्दर प्रोसेस जो प्रोडक्ट है उसकी सेल प्राइस क्या है? इसकी सेल प्राइस दी हुई है ₹15। अब आपके पास सारा सवाल एक पिक्चर की शक्ल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। बल्कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं तो ये पिक्चर से ही सहारा लेता हूं, फिर सवाल में गलती का चांस ना होने के बराबर है। आगे, इट इज एस्टिमेटेड दैट 15,000 किलोग्राम ऑफ JP1 विल बी प्रोड्यूस्ड ईच ईयर। 15,000 JP1 के आउटपुट बननी है, कितने? ठीक है, कितनी बननी है? ये ज्वाइंट प्रोसेसिंग की आउटपुट है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग की ये इनपुट होगी। ये बात आपके लिए नहीं है। ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ये आउटपुट है, लेकिन अगले बॉक्स के लिए ये इनपुट है। जब मैं वो उस बॉक्स से रिलेट करूंगा ना इसको, JP वाले ज्वाइंट प्रोसेसिंग, इस बॉक्स के लिए ये क्या है? 15,000 के इतने यूनिट बनेंगे हर दफा। लेकिन जब मैं इस बॉक्स को देखूंगा तो उसके लिए ये आउटपुट होगी और वो केजी इनपुट है पूरे 15,000। 15 को ज्यादा ना कर देना, कम करेगा। हाँ, वो वेस्टेज से कम होगा, या अगर वेस्टेज हुई तो, लेकिन ना ही वेस्टेज तो 15 से बनाएंगे, 15 ही बन जाएंगे मुकम्मल। यानी यू विल स्टार्ट द फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ 15,000 केजी को रिफाइन करना शुरू करोगे तुम। 15 से ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे तुम, 15 से ज्यादा तो वहां से बने ही नहीं थे। मेरी बात समझ आइए। ये डायग्राम ने आपको ये भी समझाने की कोशिश किया है, ज्वाइंट प्रोसेसिंग की जो केजी में आउटपुट आएगी ना, वो ही फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इनपुट क्वांटिटी है। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वही इनपुट क्वांटिटी कितनी है जी? इनपुट क्वांटिटी 15,000 केजी। अच्छा, वो कहता है फर्दर प्रोसेसिंग लीड्स टू, ज्वाइंट प्रोसेसिंग नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग लीड्स टू नॉर्मल लॉस ऑफ 5% ऑफ इनपुट क्वांटिटी। अब यहां पे बच्चे वो मैंने जो लॉस शॉस कराए थे वो लगाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं है इसमें। वो इनपुट क्वांटिटी सीधी दी हुई है इसके लिए।
15,000 was the output quantity for joint processing, but it is input quantity for रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट के लिए ये इनपुट है 15,000 का, सीधा सीधा 5% ले लो, जब रकम मौजूद है तो 15,000 का 5% क्या आता है? 15,000 का 5% निकालना था, 750 केजी जाया हो जाएगा और वो कबाड़िए को दे देंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब फेंक देंगे, या तो वो कह देता वो कबाड़िए को बिक जाएगा स्क्रैप पे, या कुछ बता देता, नहीं बताया तो वो फिर फेंक देंगे। वो कस्टमर को नहीं बेचेंगे। कस्टमर को बेचने के लिए जो हमारे पास क्वांटिटी होगी ना, वो मेरा ख्याल है कितनी क्वांटिटी होगी, हाँ बनेंगे वैसे 15,000 ही। मैं आपको बताऊं चेकिंग कब हो रही है चीजों को, लॉस कब पकड़ा जा रहा है? डिस्कवर्ड एट द, यानी 15,000 केजी की आपने प्रोडक्शन की, 15,000 केजी पूरा बना पूरा ही, लेकिन हमने बेचने से पहले असल में उसकी क्या की, और इंस्पेक्शन करके पता चला भाई इसमें से तो 750 केजी खराब है, खराब बन गए हैं, वो कस्टमर को देने के काबिल, तो इसमें से गुड क्वांटिटी कस्टमर को दी जाती है 14,000। अगर मैं आपसे पूछूं फर्दर प्रोसेसिंग कितने केजी की है, तो आपने कहना है सर जी पूरे 15,000 केजी को प्रोसेस किया है, उस पे वो 3 रुपए का खर्चा लगा लिया है, लगाने के बाद एंड पे चेकिंग हो रही है। ये एंड के वर्ड को भी हाईलाइट कर लो, एंड ऑफ द प्रोसेस पे चेकिंग हो रही है। चेकिंग एंड पे होने का मतलब है सारा खर्चा लगने के बाद, रिफाइनमेंट के बाद चेकिंग करने वाला चेकिंग कर रहा है। चेकिंग कौन करता है? क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। और उसने चेक करके कहा इसमें से 750 केजी बिल्कुल बेकार है, इसको तो फेंक दें। कस्टमर को जो बेचने के लिए सेलेबल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी सेल हो सकती है, वो कितनी है? 14,250 केजी। ठीक है, सारा सवाल अब सीधा पधरा हो गया। अब हमने यहाँ पे टेबल अगर कॉपी पेस्ट करें तो कैसे होगा? जी बेटा, ये अभी तो मैंने बताया है। लॉस कब पकड़ा जा रहा है? क्या पकड़ा जा रहा है? लॉस कब पकड़ा जा रहा है? एंड ऑफ द प्रोसेस पे। क्या मतलब होता है एंड ऑफ द प्रोसेस का? कौन सा काम? फर्दर प्रोसेसिंग में लॉस है, जैसे ही फर्दर प्रोसेसिंग मुकम्मल होगी प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, फिर चेकिंग होगी। और चेकिंग का मतलब है 750 केजी पे भी 3 रुपए का पूरा खर्चा, वो जो है ना, क्या नाम है, 3 रुपए का ना वीर, हाँ ये पूरा खर्चा लगेगा। यानी अगर मैं रेड कलर से बताऊं आपको, वैसे वो कलर प्रोमिनेंट नहीं होंगे, यानी 15,000 केजी को रिफाइन किया यहाँ आके जब वो प्रोडक्ट मुकम्मल हुई तब चेकिंग की गई तो पता चला 3 रुपए का खर्चा लगने के बावजूद भी वो 750 केजी बेकार है, यूजलेस है, क्योंकि वो स्क्रैप है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा? इसका सोल्यूशन क्या बनेगा जनाब? आ जाएं। तो हमने किस चीज़ का फैसला करना है? इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ जी, किसकी फर्दर प्रोसेसिंग का फैसला होना है? JP1 को FP1 में कन्वर्ट करने का, करें या ना करें। रेलेवेंट इनकम एक ही है जी। टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ FP1, मैं अब आफ्टर उफ्टर नहीं लिख रहा, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है वो लिख रहा हूं। FP1 का सेल रेवेन्यू जो FP1 के गुड यूनिट्स बिकेंगे कस्टमर को, माइनस टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ JP1। तो पहले JP1 लिखें। JP1 का रेवेन्यू कितना लिखना चाहिए? अगर JP1 को रिफाइन ना करते तो JP1 कितने का बिकना था? 5 रुपए का 1 केजी बिकना था, ये सेल प्राइस थी। कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी थी, आगे वाला बॉक्स नहीं बनना था, 15,000 केजी पूरा बिक जाना था, सेल हो जाने थे, सेल क्वांटिटी। अगर रिफाइनमेंट ना करें तो ये रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना आता है?
70। अब हम देखेंगे रिफाइन करने की वजह से रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। जी बताएं जी, सेल प्राइस क्या होगी? जो FP1 है उसकी सेल प्राइस कितनी है? हाँ जी बिल्कुल 15 पर केजी। अगर इसको इनटू मैं 15,000 केजी करता हूं तो मैं समझ रहा हूं कि कोई फर्दर प्रोसेसिंग में लॉस, हालांकि वो तो हुआ है, और आपके सारे केजी थोड़ी बिकने, गुड़ केजी बिकने हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15,000 केजी की बजाय 14 ये लेना पड़ेगा, 14250 केजीज। इज इट क्लियर? कैसे आया ये 14250? 15,000 केजी का 95% ले लो डायरेक्ट, या 5% माइनस करके ले लो जी। तो कितना आता है ये बेटा? 2137 एक्स्ट्रा रेवेन्यू 138। बस ये आ गया एक्स्ट्रा। लिखना है लिख दो, नहीं लिखना इतना भी छोड़ सकते हो। एक्स्ट्रा सेल रेवेन्यू जी पता लग गया। 14,250 कहाँ से आया है? हाँ जी ये कहाँ से आया है? ये 14,250 कहाँ से आया है? 15,000 केजी में से 750 केजी ज़ाया हो गए और बाकी 14,250 की गुड क्वांटिटी। हाँ जी रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? रेलेवेंट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? फर्दर प्रोसेसिंग की वेरिएबल कॉस्ट। तो किस नाम से दी हुई थी? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, हाँ जी कितना खर्चा है? 3 रुपीज। इधर आके फड्डा पड़ेगा, किन केजी से मल्टीप्लाई करें। यहां आके एक मसला पैदा होगा, कितने केजी से करें, ये मैं अब आपको बताता हूं, फिर आपने उसके मुताबिक इधर आ जाए। बाकी एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कितनी है? बस और कुछ नहीं है। ये कितने पे लेनी है? हाँ रूल लिख ले पहले, या बल्कि समझ ले एक दफा। लॉस, अगर नॉर्मल लॉस फर्दर प्रोसेसिंग में हो या रिफाइन करने में लॉस हो, तो बेटा लॉस खुद ब खुद नहीं पता चलता, उसको कोई चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा तो लॉस पकड़ा जाएगा। तो लॉस डिस्कवर होता है, लॉस डिटेक्ट होता है, पकड़ा जाता है। लॉस रिकॉग्नाइज होता है, पता लगता है कि भाई पहचाना है किसी ने। तो बेटा लॉस पकड़े जाने की 3 स्टेजेस है। लॉस पकड़े जाने की 3 स्टेजेस है। इंस्पेक्शन होगी, वो इन तीनों में से किसी एक स्टेज पे होगी। अगर साइलेंट हो तो ये पहली वाली होती है कि लॉस इज डिस्कवर्ड। ओ खैर है, बार बार आ रहे जा रहे हैं। लॉस इज डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। लॉस कब पकड़ा जा रहा है? जब आपकी फर्दर प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है, सारी रिफाइन करने की कॉस्ट शॉस्ट लग गई है, फिर पकड़ा जा रहा है, हर काम मुकम्मल हो गया है। लॉस इज डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट लिख लें, एट द एंड ऑफ रिफाइनमेंट। ये पहली सिचुएशन है। साइलेंट होगा तो यही चलेगी। दूसरी सिचुएशन क्या है? लॉस इज डिस्कवर्ड एट
स्टार्ट ऑफ रिफाइनमेंट, यानी रिफाइनमेंट करने से पहले चेक करते हैं यार को पड़े पड़े ख़राब तो नहीं हो गए यूनिट्स, उसको फिर रिफाइन नहीं करते जो ख़राब हो जाए। लॉस इज डिस्कवर्ड एट द स्टार्ट ऑफ रिफाइनमेंट। जी, लॉस इज डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ रिफाइनमेंट, लॉस इज डिस्कवर्ड एट द, इधर आपने क्या करना है, इधर फिर आपने जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज टेकन फॉर होल इनपुट क्वांटिटी। जैसे यहां पे था फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कौन सी क्वांटिटी इनपुट थी, 15,000 पूरा लेना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पूरे पे लेनी है। अगर लॉस का पकड़ा जाएगा एंड पे, अगर लॉस स्टार्ट पे पकड़ा जाए तो फिर आपने जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज टेकन फॉर गुड क्वांटिटी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज टेकन फॉर गुड क्वांटिटी। तीसरा वाला जो है, तीसरा केस दरमियान में कहीं पकड़ लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब दरमियान में कहीं छापा छुपा मारते हैं और लॉस के यूनिट्स पकड़े जाते हैं। तो लॉस इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रिफाइनमेंट, रिफाइन होने के दरमियान कहीं वो कहते हो रुको रुको काम ना करो, छड़ो जरा चीज़ा वेखिए कि ये, तो वो ड्यूरिंग द रिफाइनमेंट प्रोसेस चेक करता है। जी, ये मैं फिक्रा अभी लिखता हूं, पहले आप बाकी दो को समझ लें। अगर लॉस का जाए रिफाइनमेंट के आखिर पे पकड़ा जा रहा है तो पूरे 15,000 केजी जो हमने ऊपर लिखे थे उस पे 3 रुपए की कॉस्ट लेनी है। अगर लॉस क्या है रिफाइनमेंट से पहले ही पकड़ा गया है, जब JP1 FP1 में रिफाइन होना था तो JP1 जैसे ही मुकम्मल हुआ चेकिंग की, पता लगा रिफाइनमेंट से पहले कुछ खराब है, नहीं खराब चीजों को रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। खराब चीज को रिफाइन क्यों करें, अपना नुकसान बढ़ाने वाली बात है। तो रिफाइन करने से पहले चेकिंग होगी तो गुड क्वांटिटी रिफाइन होगी, रिफाइन करने के बाद चेकिंग होगी तो टोटल क्वांटिटी रिफाइन हो चुकी है और खर्चा टोटल पे लग चुका है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। मसला कहां पे पड़ेगा, जहां लॉस का पकड़ा जा रहा है ड्यूरिंग रिफाइनमेंट। तो आ जाए जनाब, ये जरा ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको समझते हैं। यहां रिफाइनमेंट स्टार्ट हुई, रिफाइनमेंट क्या हुई, ये लाइन शो कर रही है रिफाइनमेंट के प्रोसेस को। यहां रिफाइनमेंट क्या हुई, एंड हुई। अब आ जाते हैं क्वांटिटी पे। हमने 15,000 केजी की रिफाइनमेंट शुरू की। कितने केजी की रिफाइनमेंट स्टार्ट की, वो 15,000 केजी रिफाइन होता रहा इंस्पेक्टर साहब ने, और उस पर वो खर्चा लगता रहा जो भी है। यहाँ पे 15,000 केजी कंप्लीट हो गए। रिफाइनमेंट एंड होने का मतलब क्या है, 15,000 केजी जब कंप्लीट हो गए तो इसके ऊपर कितना रिफाइनमेंट का खर्चा लग चुका हुआ है, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से इन पे खर्चा लग चुका है। 15,000 केजी पे खर्चा लग चुका है। इधर आके अब फिर क्या हुई, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कब हो रही है, एंड पे। तो इंस्पेक्शन में पता चला कि भाई जो हम 15,000 केजी बना कर आए हैं, खर्चा लगा चुके हैं 15,000 केजी पे 3 रुपए के हिसाब से 45,000, उसमें से 5% जो के मतलब यूनिट 750 केजी है, ये तो हो गया कबाड़। जो बिकने के काबिल हैं वो
रेवेन्यू इससे जनरेट होगा, लेकिन जो कॉस्ट लगी है फर्दर प्रोसेस की वो इन पे भी लगी है और इन पे भी लग गई हुई है। क्यों लगी है? क्योंकि आपने चेकिंग गलत टाइम पे किया है। आप चेकिंग पहले कर लेते तो ना पता, फिर आप ना करते। अब आपने सारी रिफाइनमेंट करने के बाद चेकिंग किया है, इसीलिए अब रिफाइनमेंट का खर्चा कितने केजी पे लेना है? 15,000 रुपये। ठीक है, 3 रुपए पर केजी मल्टीप्लाइड बाय, ये मैंने एंड पे ये पहला केस बता दिया, ये पहला वाला, ये जो पहला केस है मैंने डायग्राम से समझाया कि आपको ये बात समझ आई रिफाइनमेंट कब किया क्या है। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा, उसकी डायग्राम अगर बनाऊं ऐसे ही अपनी तरफ से ही बनानी नहीं है पेपर में, वैसे बता रहा हूं। रिफाइनमेंट स्टार्ट हुई, रिफाइनमेंट एंड हुई। कितने केजी की रिफाइनमेंट आपने स्टार्ट करनी है? लेकिन आप रिफाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले यहां पे इंस्पेक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब आप जब इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं तो पता चलता है 750 केजी इसमें से बने तो सही थे, लेकिन पता नहीं पड़े क्या मसला पैदा हुआ जॉइंट प्रोसेसिंग की वजह से, या क्या 750 केजी अलहदा कर देंगे 5%, 14,250 केजी अलहदा हो जाएंगे। अब जो आपने रिफाइन करना है या रिफाइनमेंट का आगाज करना है वो इस पे करेंगे। 3 रुपए पर केजी लगा के इनको रिफाइन करेंगे और ये 14,250 केजी एंड जब होगी रिफाइनमेंट तो ये कंप्लीट होंगे। इन पे खर्चा क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये खर्चा लगाने से पहले ही ख़राब पकड़े गए थे, तो ख़राब चीज़ों पे हमने रिफाइनमेंट करने की कोई जहमत परफॉर्म नहीं की। इज इट क्लियर? बात समझ रहे हैं? पहला रूल क्या था? एंड पे जब भी पकड़े जाएंगे लॉस वाले यूनिट फर्दर प्रोसेसिंग में या रिफाइनमेंट में, तो आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल क्वांटिटी पे, होल क्वांटिटी पे लग चुकी होगी। जब भी आपके स्टार्ट ऑफ रिफाइनमेंट पे पकड़े जाएंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो किस क्वांटिटी पे लगनी है? गुड पे। ये 14,250 इंटू 3। अब मसला क्या आता है? अब तीसरी सिचुएशन मैंने बताई नहीं, लेकिन अब वो आपने बतानी है। किसी एक से पूछूंगा, सब नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे, किसी एक से पूछूंगा। उसमें भी यही डायग्राम बनाने लगा हूं। विदाउट डायग्राम ये समझ नहीं आनी और आपने फिर तुके शुके लगाने हैं। वैसे इसमें तरीके ऑल्टरनेटिव है, मैथ है। खामोश रहे बेटी। स्टार्ट हुई रिफाइनमेंट और रिफाइनमेंट एंड हुई। हमने 15,000 केजी की रिफाइनमेंट स्टार्ट कर दी। हमने 15,000 केजी की रिफाइनमेंट स्टार्ट कर दी और वो रिफाइनमेंट की कॉस्ट 3 रुपए इकट्ठी नहीं लगती, थोड़ी 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 इवनली लग रही होती है। 80% जब ये मुकम्मल हुए ना, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने रोक लिया और छड़ो पेन चेक कराओ। इधर इंस्पेक्शन परफॉर्म हुई। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? फर्दर प्रोसेसिंग में जब भी इंस्पेक्शन की जाएगी 80% जब चीज़ें रिफाइन हो चुकी होंगी तो इंस्पेक्टर विल इन्वेस्टिगेट, या वो लिख देगा नॉर्मल लॉस इज डिस्कवर्ड व्हेन यूनिट्स आर 80% कंप्लीट। 80% क्या चीज़ है? रिफाइनमेंट का प्रोसेस 80% क्या हो चुका है? यहां 100% कंप्लीट होता है। अभी कितने परसेंट कंप्लीट हुए? 20%। स्टिल अभी भी कंप्लीशन ड्यू है। इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन के नतीजे में 750 केजी अलहदा हो गए जो लॉस वाले थे, और जो बाकी 14,250 केजी थे वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक है जी। जो लॉस हो जाएं किस पॉइंट पर पकड़े गए हैं? 80% पर। ये वाले यूनिट्स जो हैं ये 80% कंप्लीट हैं, ये वाले यूनिट्स भी 80% कंप्लीट है। दोनों क्योंकि एक ही पॉइंट पे पकड़े गए हैं ना, दोनों अलहदा हो गए।
अब जो लॉस वाले यूनिट होते हैं बेटा, ये 750 केजी, इनके ऊपर रिमेनिंग 20% कॉस्ट लगाना बेकार है, खराब है ये। इनको फर्दर कंप्लीट, यानी इनको पकड़ के यहां तक रिमेनिंग 20% लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, लगानी नहीं कभी। ये तो अपना नुकसान बढ़ाने वाली बात है। पकड़े गए जब यूनिट खराब पकड़े गए, खराब पकड़े जाने के बाद उन पर फर्दर कॉस्ट नहीं लगाते। और जिन्नी लग गई वही जाया बड़ी है, वही साढ़े दिलों तंग कर दी है। हाँ जी, 14,250 केजी पे 80% लग चुका है। टू कंप्लीट दीज यूनिट्स आपको रिमेनिंग 20% कॉस्ट और लगानी पड़ेगी, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। आपको रिमेनिंग कितनी और लगानी पड़ेगी? 20%। तो ये 14,250 केजी इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे? 100% कंप्लीट। एक्स्ट्रा कितनी और लगा रहे हैं आप? तो बच्चे कहते हैं इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो 3 रुपए पर केजी का खर्चा था वो 750 केजी पे पूरा नहीं लगा, नहीं लगा, वो 80% ही लगा है। 3 रुपए का 80%। जो ये है ना, क्या नाम है, 14,250 का उस पे टुकड़ों में लगा है, 80 पहले लगा है, फिर चेक हुए, चेक होने के बाद वो क्लियर हो गए, रिमेनिंग 20 उन पे लगा है, तो उन पे 100% कॉस्ट लगी है। अब आप निक करें जी, कैसे करेंगे इसको? हाँ जी बताओ भाई जवान, आप बताओ भाईजान इसको कैसे करेंगे, बताएं ये कैसे निकालनी है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकलवाओ। 3 रुपए पर केजी की कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग की बोलना नहीं जी, बोलना, मैं किसी एक से पूछूंगा। 3 रुपए पर केजी की कॉस्ट है, ये सारी सिचुएशन है जी। बताओ भाई बताओ, शाबाश। सॉरी, फिगर्स बोलो बेटा, फिगर्स बोलो, कैलकुलेटर छोड़ो, बस आप फिगर बताओ क्या लोगे। फिगर्स बोले, 14,250 केजी एक फिगर है, 750 केजी एक फिगर है, उसके बाद 3 रुपए पर केजी की एक फिगर है, और बाकी फिर वो कंप्लीशन रेट शीट है जी। बताओ कैसे निकालोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? पहले तो हम कर रहे थे 3 रुपए पर केजी इंटू सारा इकट्ठा 15,000 केजी, फिर एक केस आया 3 रुपए पर केजी इंटू 14,250। अब इधर तो मिक्सिंग सी हो गई है, कुछ चीजें कंप्लीट हुई हैं, कुछ नामुकम्मल ही जाया हो गई हैं। तो अब आप कैसे इसको कर रहेंगे या कैसे देखेंगे? करो जी करो, शाबाश, फिगर्स बोलो। खर्चा 3 रुपए का है, लेकिन सारा एकदम नहीं लगता, लगता है थोड़ा थोड़ा करके। नहीं समझ आ रही? ओ नहीं, इस बच्चे को कोई मसला नहीं जी। आप भाईजान, ये जो भाईजान बैठे हैं, अच्छा जी, हाँ जी जी जनाब, आप बताएं, देखते हैं अभी क्या, बताओ। 14250 को फुल वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करें और 750 को 3 का 80%। अच्छा जी जी बेटी आप बताओ। फिगर बोलो बस, नो नीड टू एक्सप्लेन। नहीं, फिगर हाउ टू कैलकुलेट, फिगर की प्रोसेस बोलो, फिगर्स बस। कैलकुलेटर पे जो टाइप करोगी वो रकमे बोलो बस बेटी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं बताना। जो कैलकुलेटर पे फिगर्स आपने टाइप करनी है वो पूछो, बताओ। 28। अच्छा चलो, हाँ भाई जी बेटी आप बताओ जी। हाँ जी भाईजान आप बताओ हीरो। फिगर बोले 15,000 इंटू 15,000 इंटू जो कैलकुलेटर पे टाइप किया ना वो फिगर्स बोले।
यार ऊपर वाली स्क्रीन पे जो फिगर तुमने टाइप की है वो बोलो। अच्छा जी, हाँ भाई जॉन, लास्ट में, लास्ट मैन बताओ। हाँ जी, उनसे आगे जो इधर बैठे हैं जी, उनसे आगे जो साहब बैठे हैं जी, 14,250 पे 20% लगाएंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद 750 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ जी, उनके साथ वाले साहब, जो आंसर तो जो भी आता है, मैंने प्रोसेस देखना है। हाँ भाई, साथ वाले हमसाए जी, अगले अगले भाईजान। $15,000 का इंटू 80% करेंगे तो आ जाएगा 12,000। तो वो 3 रुपए कहाँ गए? दोबारा बोलो फिर क्या बना? हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई अच्छा जी, देखिए जरा, ये प्रेजेंटेशन है, मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं 14,250 kg, 14,250 kg पे 3 रुपए के हिसाब से 80% लगा और ये इंस्पेक्ट हो गया। ठीक है, क्या लगा? या मर्जी आपकी, पहले 750 के, जो पहले लिखना चाहें वो चॉइस है आपकी। तो क्या कर रहे हैं, चले जी, 750 kg इंटू 3 रुपए, और इसका 80% लेना है, क्योंकि 3 रुपए खाली लिख दिया तो इसका मतलब है पूरा मुकम्मल हो गया। 80% लेने का मतलब है कि आपने उसको उतना कंप्लीट काउंट किया है। ये मैंने पहले इंस्पेक्शन तक का खर्चा जो बनता है वो निकाल रहा हूं, 14,250 kg इंटू 3 रुपए, और इसको भी इंटू 80% करेंगे, यह आ जाएगा। लेकिन इस यहां तक सोल्यूशन अगर कोई बच्चा करता है तो वो समझ रहा है कि इंस्पेक्शन तक चीजें मुकम्मल हुई हैं, उसके बाद नहीं हुई। ऐसा नहीं है। ये जो 14,250 kg है, ये इंस्पेक्ट होने के बाद क्योंकि बिल्कुल ठीक थे तो इस पे रिमेनिंग 20% भी लगाना है। ये सिचुएशन है। तो इसको अब आप जितना मर्जी चाहे शॉर्ट कर लें। शॉर्ट कैसे होगा? 80% इंस्पेक्शन तक लगना है और आफ्टर इंस्पेक्शन 20% लगना है, तो इसको डायरेक्ट 100% ले सकते हैं। लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंटेशन का सबसे डिटेल्ड तरीका है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लो, कुछ बच्चे इसको कंबाइन कर रहे हैं, वो भी ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रेजेंट सेम थिंग। ये सबसे पहली प्रेजेंटेशन मैंने डिटेल्ड कर दी है। अब इसके शॉर्टकट लगाने हैं तो वो आपकी मर्जी है। कुछ बच्चों ने क्या किया है, बिफोर इंस्पेक्शन या टिल इंस्पेक्शन इसको इकट्ठा ले लिया है, वो इस तरह प्रेजेंट कर रहे होंगे। 15,000 kg इंटू 3 रुपए इंटू, इन दोनों को कंबाइन कर लिया उन्होंने, और बाद में 14,250 kg
कुछ बच्चे केजी कंबाइन नहीं कर रहे, परसेंटेज कंबाइन कर रहे हैं, तो वो फिर प्रेजेंट इस तरह कर रहे होंगे। जो बच्चे परसेंटेजेस कंबाइन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं 750 केजी इंटू 3 रुपए इंटू 80%, बाकी 14,250 केजी इंटू 100%। तमाम से जवाब सेम आना है। मैंने वो बिफोर इंस्पेक्शन केजी रुपया अलहदा लिख दिया, आफ्टर इंस्पेक्शन केजी रुपया अलहदा लिख दिए। बाकी आपकी मर्जी, आप ये केजी इकट्ठे करके लिख लें या परसेंटेज इकट्ठी करके लिख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये बात याद रखनी है, लॉस यूनिट्स पे कॉस्ट टिल इंस्पेक्शन तक लेनी है और जो गुड यूनिट्स हैं उस पे 100% लेनी है। तो ये रूल बनेगा। रूल क्या बनेगा? रूल बनेगा 2 बुलेट्स में। गुड यूनिट्स पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑन गुड यूनिट्स, %100 लेंगे, और जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑन लॉस यूनिट्स है जहां तक इंस्पेक्शन हुई है, बस ये है। आप लोगों ने घर से क्या करके लाना है जी? अगर शुरू में इंस्पेक्शन किया है वो तब सही थे, बड़े बड़े खराब भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता आया और फर्दर प्रोसेसिंग शुरू नहीं, टाइम भी गैप भी होता है कई दफा, टाइम गैप में ही खराब होते हैं वो। क्योंकि वो पकड़ी आपने एंड पे चेकिंग के वक्त, नजर नहीं आ रहा था। नजर वर्कर को नहीं आता, इंस्पेक्टर को आता है। वो चेक करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बीपीआर है कि नहीं, वो क्वालिटी इंस्पेक्टर को पता चलता है। या स्कैनर होता है जिससे गुजारी जाती हैं चीजें। नजर आपको, मैं आपको 2 ट्राउजर ला के दूंगा, बता देना ए पेयर कौन सा है, बी पेयर कौन सा है, आपको सही लगेंगे। उनमें डिफेक्ट होता है, इतना माइनर सा आपको नहीं पता चलेगा, हिडन होता है डिफेक्ट। वो 100% प्रोसेस्ड होंगे, दोनों की शक्ल सेम होगी, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा इसमें डिफेक्ट क्या है। वो मैं बताऊंगा ये डिफेक्ट है, और कहेंगे हैं ऐसे नजर ही नहीं आ रहा। बेटा ऐसे ही होता है, ज्यादातर जगह पर लॉस एंड पे ही पकड़ा जाता है। होमवर्क क्या है? ये क्वेश्चन 1 करके लाना है, प्रोसेस को क्वेश्चन नंबर 1 करके लाना है, और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के आना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करके लाना है, इसका सॉल्यूशन गलत है पीछे, और क्वेश्चन नंबर 2 रीड करके आना है। यार अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की, मैंने बिठा लेना आधा घंटा और, तो फिर ताड़ी आवाज़ नहीं। खामोश हो जाओ, बात मुकम्मल हो जाए फिर चले जाएं। आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की है? तुसी केड़ा अग बुझानी जाके। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा करके आना है सॉल्व, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको रीड करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये 3 है, कैपेचिनो लिमिटेड, ये रिवीजन में करेंगे। ए प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है इसके साथ, लेकिन एक और सवाल आना आगे, वो सवाल आपका वो हम करेंगे। तो कल मैं ये 2 कराऊंगा और 3, इसमें जो 3 मिसिंग है वो ऐड होना है। 4 रिवीजन के वक्त होगा, कैपेचिनो लिमिटेड। ओके, अल्लाह हाफिज।